एंडिंग रिकॉर्डिंग मुझे याद नहीं रहती है ना, ये आपका गया इस तरह से हमेशा रिमाइंड करवा दिया करो, है ना। तो वेव मैकेनिक्स में सबसे पहले तो वी डिफाइन द वेव होता क्या है, कि व्हाट इज ए वेव। भाई कोई भी वेव है इसका बेसिकली मतलब क्या है, तो वेव सिंपल सा इसकी डेफिनेशन जब हम लिखेंगे ना, तो वेव इज ए, हाँ बहुत बड़ा 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 चैप्टर है ये कोई छोटा चैप्टर नहीं है, इसमें इतनी चीज़ें हैं बता नहीं सकते मैं आपको, इसलिए तो 11th में कई जगह पे नहीं होता है, तो इतना बड़ा चैप्टर है कि मतलब काफ़ी इसको टाइम लग जाता है, बड़ा चैप्टर है थोड़ा सा ही। मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर छोटा था, एसएचएम भी उतना बड़ा नहीं था ये, लेकिन थोड़ा सा इसमें थ्योरी ज़्यादा है ना, ये हम कर लेंगे। चलो वेव में आ जाते हैं, तो वेव जो होगा दैट इज द वेव इज अ डिस्टर्बेंस है ना, दैट ट्रेवल एंड ट्रांसफर एनर्जी एंड मोमेंटम, ट्रेवल ट्रांसफर एनर्जी एंड मोमेंटम, है ना, विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर, विदाउट, है ना, ट्रांसफर ऑफ मैटर और मीडियम, है ना। ये आपकी वेव की डेफिनेशन हो गई। वेव को सबसे पहले हमने क्या कर दिया बेसिकली आपका, हाँ अलग से न्यू बुक बना लो, इसमें आपका बहुत ज़्यादा थ्योरी है इसकी। तो यहाँ पे आ गया वेव इज डिस्टर्बेंस दैट ट्रेवल एंड ट्रांसफर एनर्जी एंड मोमेंटम विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर और मीडियम, है ना, कि विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर और मीडियम जो होता है ये डिस्टर्बेंस ट्रेवल करता है, अपने साथ एनर्जी एंड मोमेंटम तो ट्रांसफर करेगा, लेकिन कहीं भी इसमें मीडियम या मैटर का ट्रांसफर नहीं होता है वेव में, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। जैसे वेव है ना, कि अगर मैं वाटर वेव की बात करूं, तो वाटर वेव में आप क्या करते हो कि जैसे काम वाटर है इसमें आप स्टोन ड्रॉप कर दो, तो आपने देखा कि स्टोन जब ड्रॉप करोगे तो एक सर्किल आगे की तरफ ट्रेवल करता है ना, कि जैसे स्टोन ड्रॉप करोगे तो आपने डिस्टर्ब किया, वो डिस्टर्बेंस सर्किल के फॉर्म में प्रोपोगेट करता है, तो सर्किल आगे जाता है लेकिन वाटर तो वहीं रहता है ना, वाटर जो मीडियम है उसका ट्रांसफर नहीं होता, तो हमेशा वेव में डिस्टर्बेंस ट्रांसफर होता है, कभी भी मीडियम का ट्रांसफर नहीं होता है ना। तो जैसे वेव ऑन वाटर का एग्जांपल है, यहाँ पे अगर हम इस तरह से एग्जांपल अगर ले लेने कि वेव ऑन स्ट्रिंग, इफ आई टॉक अबाउट द वेव ऑन स्ट्रिंग, है ना, कि किसी भी वेव की अगर हम बात करें, हाँ कंसेंट्रिक सर्किल ट्रांसफर होता है, कि डिस्टर्बेंस करोगे तो कंसेंट्रिक सर्किल ट्रांसफर होगा, लेकिन बेसिकली आपका कोई मीडियम या वाटर का ट्रांसफर नहीं होता है ना। जैसे वेव ऑन स्ट्रिंग का मतलब ये हो गया कि एक स्ट्रिंग के एक एंड को आप फिक्स कर दो और दूसरे एंड को इस तरह से ऑसिलेट करो, है ना, कि एक कोई स्ट्रिंग इस तरह से अगर फिक्स है और एक एंड से, और दूसरे एंड को हम इस तरह से ऑसिलेट करते हैं, हमेशा ध्यान रखना कि सोर्स ऑफ वेव ऑसिलेशन होता है, किसी भी वेव का जो सोर्स होता है वो क्या होता है बेसिकली आपका ऑसिलेशन होता है ना, कि सोर्स राइट इज एन ऑसिलेशन, ऑसिलेशन, इसलिए तो एसएचएम के बाद हम पढ़ते हैं, एसएचएम है ना, कि एसएचएम की थ्योरी को हम क्या करते हैं बेसिकली आपका मैटर, माइक मोड म्यूट कर दो या, सर है ना, मैटर और मीडियम, तो सोर्स ऑफ वेव इज एन ऑसिलेशन होता है। हाँ बोलो बेटा क्या बोल रहे हो। वो आपने ट्रांसफर ऑफ मैटर के बाद क्या लिखा है लास्ट लाइन में वेव के डेफिनेशन में? विदाउट ट्रांसफर और ऑफ मैटर और मीडियम, ट्रांसफर ऑफ मैटर और मीडियम ओके एक ही बात होती है कि भाई इसमें मीडियम में मैटर का ट्रांसफर नहीं होता है, और सोर्स ऑफ वेव जो हमेशा होगा वो क्या होगा बेसिकली आपका ऑसिलेशन होगा, कि कोई भी इस तरह से अगर कोई स्ट्रिंग है इसके एक एंड को हम इस तरह से ऑसिलेट करते रहे तो इसमें वेव जनरेट हो जाएगी, तो जब वेव जनरेट होगी तो ये पूरी चीज़ बेसिकली आपकी इस तरह से हो जाएगी, इस तरह से वेव इसमें ट्रैवल करेगी, है ना, इस तरह से वेव इसमें क्या होगा बेसिकली आपकी ट्रैवल करेगी, कि एक एंड से अगर मैं इसको कंटिन्यूसली ऑसिलेट करते रहूँ तो इस तरह से वेव ट्रैवल करेगी, क्योंकि वेव राइटवर्ड डायरेक्शन में मूव भी करेगी, है ना, लेकिन स्ट्रिंग कहीं नहीं जा रहा ना, स्ट्रिंग तो वहीं पे है, तो जो भी आपने लेफ्ट हैंड में डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, ये डिस्टर्बेंस स्ट्रिंग के थ्रू ट्रेवल कर रहा है, और जब ट्रेवल कर रहा है तो अपने साथ एनर्जी भी ट्रांसफर कर रहा है, तो जब भी किसी मान लो आपने यहाँ पे पार्टिकल ले लिया
इस पार्टिकल तक ये वेव डिस्टर्बेंस पहुंचेगा तो इसको भी ऑसिलेट कर देगा, है ना। इस पार्टिकल को भी क्या करेगा, बेसिकली आपको ऑसिलेट करता जाएगा। क्या होगा आगे की तरफ, क्या होगा, बेसिकली आपका ट्रांसफर होगा। तो ये जो हमने वेव को क्या किया, बेसिकली आपका डिफाइन किया। अब एक्चुअली में वेव दो तरह की होती है, एक तो होती है मैकेनिकल वेव, है ना, कि पहली जो वेव होती है दिस इज नोन एज ए मैकेनिकल वेव, है ना। तो जो मैकेनिकल वेव होती है, मैकेनिकल वेव रिक्वायर मीडियम फॉर इट्स ट्रेवल, मैकेनिकल वेव रिक्वायर मीडियम फॉर इट्स ट्रेवल, फॉर इट्स ट्रेवल। कोई भी वेव जो होती है मैकेनिकल वेव होती है, इसको मीडियम की जरूरत पड़ती है इसके ट्रेवल के लिए, है ना। अगर मीडियम नहीं है तो ट्रेवल नहीं कर सकते। तो मैकेनिकल वेव का एग्जांपल ये हो जाएगा, मैकेनिकल वेव का एग्जांपल हो जाएगा वेव ऑन स्ट्रिंग, है ना। अभी जो हमने डिस्कस किया, अगर स्ट्रिंग नहीं होगी तो थोड़ी होगी। जो वाटर में वेव जनरेट होती है ना, कि वाटर वेव की भी हम बात कर सकते हैं, है ना। ये भी आपकी मैकेनिकल वेव है। साउंड वेव इज इन मैकेनिकल वेव, कि जो साउंड वेव है वो भी क्या है, बेसिकली आपकी मैकेनिकल वेव है। तो ऐसी कोई भी चीज जिसके कि ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है, उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली आपका मैकेनिकल वेव। लेकिन मैकेनिकल वेव के अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी होती है, ये भी वेव ही है। वी कैन टॉक अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डज नॉट रिक्वायर्ड मीडियम। वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है, डज नॉट रिक्वायर्ड मीडियम फॉर इट्स ट्रेवल, फॉर इट्स ट्रेवल, कि भाई ये मीडियम इसके लिए जरूरत नहीं पड़ती है। भाई इसमें अगर वैक्यूम भी होगा तो उसमें भी मैकेनिकल वेव क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या कर सकती है, ट्रैवल कर सकती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एग्जांपल हो जाएगा आपका, लाइक वी कैन सॉल्व टॉक अबाउट द लाइट। लाइट एन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत थोड़ी है। लाइट और एनी अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एनी अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मैग्नेटिक रेडिएशन, है ना। तो ये आपका सारी जो चीज होती है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही होती है ना। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो पढ़ते हैं ना, मैं 12th में पढ़ते हैं, ये 12th का पार्ट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव है वो हम अभी नहीं पढ़ रहे हैं। 11th में हम मैकेनिकल वेव पढ़ते हैं, कि ऐसी वेव जिसको कि ट्रेवल करने के लिए वॉट रिक्वायरमेंट है मीडियम की, लाइक वेव ऑन स्ट्रिंग, साउंड वेव, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। ये जो सारी वेव होती है क्या होती है, जैसे आपकी मैकेनिकल वेव होती है। तो अभी जो आपको पढ़ना है मेनली, है ना, वो आपका मैकेनिकल वेव ही है ना। हाँ, गामा रेस जो भी चीज़ है, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आता है, वो सारी चीज़ें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का जो स्पेक्ट्रम होता है वो तो बहुत लार्ज है। लाइट तो उसका जस्ट एक पार्ट होता है जो विजिबल होता है आपको। तो वेव मैकेनिक्स में हम जो पढ़ने जा रहे हैं 11th का सिलेबस, वी आर कंसंट्रेटिंग मोर ऑन मैकेनिकल वेव, है ना। नेमली दो तरह की वेव पे, क्योंकि वाटर वेव तो बड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, दैट इज द वेव ऑन स्ट्रिंग एंड साउंड वेव। कि वेव ऑन स्ट्रिंग पढ़ेंगे एंड साउंड वेव पढ़ेंगे, एंड जनरल पढ़ेंगे कि जनरल जो वेव होता है वो आपका किस तरह से होता है ना। तो ये आपका मैकेनिकल वेव पे ही हम करेंगे। तो कई बार आपने टॉपिक देखा होगा, कहीं वेव लिखा होता है, कहीं वेव मैकेनिक्स लिखा होता है, कहीं मैकेनिकल वेव लिखा होता है। तो तीनों चीजें एक ही, आपको मैकेनिकल वेव ही पढ़ना है ना। तो ये आपका किस तरह से है ना। तो इसलिए ऑसिलेशंस को ये फॉलो करता है, क्योंकि किसी भी वेव में ऑसिलेशंस तो होते ही हैं। इसकी थोड़ी सी स्टार्टिंग की थ्योरी कॉम्प्लेक्स है, बाकी तो बहुत इजी चैप्टर है ना। कई चैप्टर जो होते हैं स्टार्टिंग में इजी होते हैं, लास्ट में टफ होते हैं। इसमें स्टार्टिंग में थोड़ा सा समझना होता है, बाकी की थ्योरी तो बहुत ईजी है इसकी। ओके, है ना, ये हमने पढ़ लिया इस तरह से। इसके बाद हम आते हैं, जो मैकेनिकल वेव होता है इसको भी दो पार्ट में हम कैटेगराइज करते हैं, है ना। कि जो मैकेनिकल वेव होती है इसकी भी दो कैटेगरी होती है। मैकेनिकल वेव, है ना, इसकी भी दो कैटेगरी होती है। एक तो ट्रांसवर्स वेव
एंड दूसरी लॉन्गिट्यूडनल वेव। पहली जो वेव होती है वी कॉल इट एज ए ट्रांसवर्स वेव, है ना, और दूसरा होता है बेसिकली आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव। जल्दी से देख लो बेटा लास्ट स्लाइड, इसलिए तो मैं 2 फ्रेम में लिखता हूँ ताकि आप लिखते भी रहो। ये आपका गैस है ना। तो एक आपका ट्रांसवर्स वेव हो गया। ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है कि जो मीडियम पार्टिकल ऑसिलेट करता है, ट्रांसवर्स वेव में मीडियम पार्टिकल ऑसिलेट, है ना, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन, है ना, कि जो मीडियम पार्टिकल ऑसिलेट करता है ये डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन के कैसे ऑसिलेट करेगा, परपेंडिकुलर, है ना। तो मतलब जो वेव ऑन स्ट्रिंग था ये ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव है ना, कि जब भी हम वेव ऑन स्ट्रिंग की जो बात कर रहे थे ये आपका ट्रांसवर्स है ना, कि इसमें जो ऑसिलेशंस होता है वो वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है। कि कोई भी वेव ऑन स्ट्रिंग इस तरह से तो होगी कि अगर मैं वेव ऑन स्ट्रिंग की बात करूं ऐसे, है ना, तो वेव ऑन स्ट्रिंग में आपने एक एंड पे ऑसिलेट किया तो इस तरह से जनरेट हो गई वेव इसमें, है ना। तो जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही हो तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है ना, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वेव वी वेलोसिटी से आगे जा रही है। लेकिन जो मीडियम का पार्टिकल होगा, कोई भी पार्टिकल ले लें, वैसे तो बहुत सारे पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं, तो ये पार्टिकल जो ऑसिलेट करेगा वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग करेगा। तो ट्रांसवर्स का मतलब हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो वेव वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वेव जब ऑसिलेट करती है तो इसी को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव, है ना। ऐसे आपका आ जाएगा। दूसरी जो वेव होती है दिस इज योर लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, है ना। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है कि जो मीडियम पार्टिकल ऑसिलेट करता है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन करता है, कि जो मीडियम पार्टिकल ऑसिलेट करेगा, ऑसिलेट राइट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन या वेव ट्रैवल एक ही चीज होती है, वेव प्रोपगेशन, कि जो मीडियम पार्टिकल करेगा ये बेसिकली आपका अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन करेगा। तो हम ऐसा ले सकते हैं कि समझने के लिए कि यहाँ पे कोई स्प्रिंग है ऐसी, इसमें तो आपने स्प्रिंग लिया था, इसमें आप मीडियम हम स्प्रिंग ले लेते हैं कि भाई कोई मीडियम के थ्रू ही तो वेव ट्रेवल करेगी। तो मीडियम यहाँ पे एक स्ट्रिंग था, यहाँ पे स्प्रिंग है और स्प्रिंग एक एंड से फिक्स्ड है ऐसा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको ऑसिलेट कर देता हूँ ऐसे, एक एंड से कंटिन्यूसली इसको मैं इस तरह से ऑसिलेशन प्रोड्यूस करता हूँ आगे पीछे, है ना। तो आपको पता है कि इसमें डिस्टर्बेंस आगे ट्रेवल करेगा, है ना, इसमें डिस्टर्बेंस आगे ट्रेवल करेगा कि भाई एक एंड ऑफ द स्प्रिंग को आपने बैक एंड फोर्थ करना शुरू किया आगे पीछे, तो मीडियम का पार्टिकल इस तरह डिस्टर्बेंस आगे ट्रेवल करेगा और किसी भी स्प्रिंग के पॉइंट को अगर जब ये इनकाउंटर करेगा तो ये पार्टिकल भी तो ऑसिलेट करने लगेगा ना, तो ये पार्टिकल भी ऑसिलेट करेगा तो अलोंग द वेव प्रोपोगेशन तो ऑसिलेट कर रहा है, ये भी पार्टिकल इस तरह से बैक एंड फोर्थ करने लगेगा। यहाँ पे आपने सोर्स था, इसको ऑसिलेट करना शुरू किया तो एक डिस्टर्बेंस वी से आगे जाना शुरू हुआ और किसी पॉइंट को जब ये इनकाउंटर करेगा तो वो भी इसी डायरेक्शन में ऑसिलेट करेगा। तो ये जो वेव होती है जिसमें कि वेव प्रोपोगेशन के अलॉन्ग ही ऑसिलेशन होता है उसको हम बोलते हैं बेसिकली आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव। हाँ स्लिंकी है, सिंकी सही बोला मैं से, स्लिंकी में जो बेसिकली आपका वेव प्रोड्यूस होता है वो बेसिकली आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। या साउंड वेव इज ऑल्सो लॉन्गिट्यूडनल वेव, कि हम बात करते हैं जो साउंड वेव है, साउंड वेव is a longitudinal mechanical wave, longitudinal mechanical wave, मैकेनिकल वेव। जो साउंड वेव होता है ये भी लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव ही होता है, कि जैसे कोई भी अगर सोर्स ऑफ साउंड है ना, ये कोई आपका सोर्स ऑफ साउंड है ना, और यहाँ पे कोई लिसनर है, यहाँ पे कोई सुन रहा है इसे, है ना, ये आपका कोई लिसनर है, तो साउंड वेव कैसे प्रोगेट होती है, बीच में बहुत सारे मीडियम के पार्टिकल हैं, है ना, कि साउंड वेव और लिसनर के बीच में बहुत सारे बेसिकली आपके ये आपका कोई
डिटेक्टर है ना, या ईयर बनाया मैंने इसे, यहाँ पे जस्ट मैंने क्या बनाया बेसिकली आपका ईयर बनाया है जो कि सुन रहा है साउंड को, है ना, क्योंकि पूरी चीज़ आपकी ऑसिलेशंस के टर्म्स में ही होगी, है ना। यहाँ पे आपका कोई लिसनर है ऐसा, ये सुन रहा है। तो जो आपके सोर्स और लिसनर के बीच में मीडियम पार्टिकल होंगे, जैसे आप यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस करोगे तो साउंड हमेशा ऑसिलेशन से प्रोड्यूस होता है, ये वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है। तो ये जैसे हमने इसको ऑसिलेट किया, मीडियम के सारे पार्टिकल ऑसिलेट कर लेंगे, है ना। तो मीडियम के पार्टिकल जो ऑसिलेट करेंगे, अगर साउंड वेव राइटवर्ड जा रही है तो इसके अलॉन्ग ही ऑसिलेट करते हैं, है ना। और तो इस तरह से आपका ऑसिलेशन जो होगा आगे की तरफ ट्रेवल करता है, तो ये भी लॉन्गिट्यूडनल है। और इसी ऑसिलेशन से आपकी ईयर ड्रम वाइब्रेट हो जाती है, तो आप सेंस कर लेते हो, है ना। तो सोर्स भी एक वाइब्रेशन है, और जो डिटेक्ट करते हैं वो भी वाइब्रेशन के थ्रू ही करते हैं। तो ये भी जो है ये एक लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव है। लेकिन अभी जो हम फोकस करेंगे ना, ध्यान रखना, वही तो मैंने बोला कि बुक्स में इस चैप्टर में क्या कमी होती है, वो हर चीज़ें मिक्स करके चलते हैं। कभी भी साउंड वेव आ गया, कभी भी ये आ गया, तो हम एकदम सेपरेट लेके चलेंगे। अभी मैं साउंड वेव को जस्ट मैंने डिफाइन कर दिया, अदरवाइज साउंड वेव बिल्कुल अलग से पढ़ेंगे हम। अभी मेनली मैं फोकस करूंगा वेव ऑन स्ट्रिंग के ऊपर, है ना, कि अभी मैं जो फोकस करूंगा किसके ऊपर करूंगा। सर ये जो आपने वी लिखा है, वी वी मतलब स्पीड ऑफ वेव है कि स्पीड ऑफ जो पार्टिकल्स आगे पीछे हो रहा है वो है? नहीं, उसकी स्पीड नहीं है ये वी, दिस इज द, इसको हम बोलते हैं वी इज द वेव वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी, है ना, वेलोसिटी ऑफ डिस्टरबेंस। किससे आगे पीछे जा रहा है उससे मतलब नहीं है, वेलोसिटी ऑफ डिस्टरबेंस। मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको डिटेल में कि दोनों चीजें अलग होती हैं, कि भाई जिस वेलोसिटी से डिस्टरबेंस आगे जा रहा है, कि आपने यहाँ पे डिस्टरबेंस प्रोड्यूस किया ना, तो डिस्टरबेंस आगे ट्रेवल कर रहा होगा, वो वी से आगे ट्रेवल कर रहा होगा, इसको कई बार हम बोलते हैं वेव वेलोसिटी। ये भी आपका वेव वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से डिस्टरबेंस आगे जा रहा है। पार्टिकल को इससे कोई मतलब नहीं कि आपने यहाँ पे डिस्टरबेंस प्रोड्यूस किया, तो जिस वेलोसिटी से डिस्टरबेंस आगे जा रहा है, तो जब डिस्टरबेंस किसी भी पार्टिकल तक पहुंचेगा तो वो अपनी वेलोसिटी से वो भी ऑसिलेट सर करेगा। आपका वॉइस क्रैक हो रहा है। बेटा वो आपके नेटवर्क में हो सकता है ऐसा होगा, अगर सबके साथ नहीं हो रहा है तो चेक कर लो थोड़ा सा, है ना, वो आपका जगह से। नो सर, योर वॉइस इज नॉट क्रैकिंग। हाँ, वो कई बार वो इंडिविजुअल नेटवर्क से भी हो जाता है ना। तो ये आपका सोर्स नेटवर्क को जरूरी नहीं है, तो ये आपका आ जाएगा। मतलब ये हो गया साउंड वेव से लॉन्गिट्यूडनल क्या हो जाएगा, मैकेनिकल वेव आ जाएगा। तो साउंड वेव हम एकदम अलग से पढ़ेंगे, अभी मैं जनरल बात कर रहा हूँ, मेनली वेव ऑन स्ट्रिंग की बात कर रहा हूँ, है ना। तो आप ये वेलोसिटीज के बारे में बताऊंगा मैं आपको। सर वेव ऑन स्ट्रिंग एग्जांपल है ट्रांसवर्स वेव का क्या? एग्जाम्पल है ट्रांसवर्स वेव का, है ना। ट्रांसवर्स से तो हो रहा है क्योंकि जो डिस्टर्बेंस ट्रेवल कर रहा है वो तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कर रहा है, और ऑसिलेशन वाई एक्सिस के अलॉन्ग हो रहे हैं, तो ट्रांसवर्स हो गया। इसमें डिस्टर्बेंस भी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, ऑसिलेशन भी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो लॉन्गिट्यूडनल हो गया, है ना। तो वेव ऑन ए स्ट्रिंग इज एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स वेव। ये आपका है ना, ये आपका है ना। तो ये हमने ट्रांसवर्स वेव की बात की, है ना। जैसे गिटार की स्ट्रिंग में जो वेव जनरेट होगी, एक एंड से जब करेंगे तो स्ट्रिंग में वेव आगे ट्रेवल करेगी, है ना। तो वो जो वेव होती है वो आपकी ट्रांसवर्स नेचर की होगी, है ना, कि वो जो वेव होगी किस नेचर की होगी, बेसिकली आपके ट्रांसवर्स नेचर की होगी। ये आपका क्या किस तरह से। अब आ जाते हैं नेक्स्ट चीज है, अब यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई कि भाई वेव का फंक्शन कैसा होगा, एसएचएम और वेव में फंडामेंटल डिफरेंस क्या है। कि भाई चीजें तो एसएचएम वाली ही यूज होती हैं, लेकिन फंडामेंटल डिफरेंस क्या है इसमें। फंडामेंटल डिफरेंस में सबसे पहले मैं कुछ टर्मिनोलॉजी बता देता हूँ आपको मैं, उसके बाद एसएचएम एंड इसकी बात करेंगे कि भाई किसी वेव की टर्मिनोलॉजी क्या होगी, कि क्या क्या टर्म्स हम इसमें यूज करेंगे। टर्मिनोलॉजी, है ना, कि भाई कौन कौन से टर्म्स हम वेव में क्या करेंगे, बेसिकली आपका यूज करेंगे। फिर एसएचएम और वेव की हम बात करते हैं, है ना। ये आपका
है ना। तो टर्मिनोलॉजी में बाकी सारी टर्मिनोलॉजी तो जो है ना वो एसएचएम जैसे ही है। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूंगा एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड तो आप जानते ही हो, है ना, कि जो भी ऑसिलेशन हो रहा है उसका मैक्सिमम वैल्यू एम्पलीट्यूड हो जाएगा। सेकंड आप यहाँ पे लिख दोगे जो टर्म होगा टाइम पीरियड, कोई भी ऑसिलेशन होगा तो उसका कुछ टाइम पीरियड भी होगा, है ना। थर्ड आपका हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी जो होता है वो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल हो जाएगा। ऐसे ही फोर्थ आ जाएगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, है ना। तो जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा होगी वो आपकी 2π/t हो जाएगी, है ना, कि 2π/t क्या हो जाएगा, इसलिए आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो इसमें जो ये चीज है, ये जो तीनों प्रॉपर्टी हैं, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स। ये क्या हो जाएगा, इसलिए आपकी प्रॉपर्टी ऑफ ऑसिलेटिंग सोर्स, ऑसिलेटिंग सोर्स, है ना, कि ये ऑसिलेटिंग सोर्स की प्रॉपर्टी है कि ये जो सारी प्रॉपर्टी है ये क्या है, बेसिकली आपकी ऑसिलेटिंग सोर्स की है। कि अगर मैं इस तरह से कोई वेव यहाँ पे फॉर्म कर लूँ, है ना, तो मैं आपको बस बात है कि ये जो सोर्स होगा वो यहाँ पे कहीं पे सोर्स प्रोड्यूस कर रहा है आपका ये वेव, है ना। तो ऑब्वियस बात है जिस फ्रिक्वेंसी से ये ऑसिलेट कर रहा होगा उसी फ्रिक्वेंसी से सारे पार्टिकल ऑसिलेट करेंगे। इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, अगर ये सारे पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं तो सेम फ्रिक्वेंसी से ही करेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जो ये जब टर्म होते हैं टाइम पीरियड, फ्रिक्वेंसी, एंगुलर फ्रिक्वेंसी, इसको इस मीडियम से कोई मतलब नहीं है, वो तो सोर्स डिसाइड करता है कि ये प्रॉपर्टी किसकी होती है, इसलिए आपकी सोर्स की होती है कि सोर्स जिस फ्रिक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा, जो मीडियम के पार्टिकल है उसी फ्रिक्वेंसी से वो भी क्या करेंगे, ऑसिलेट्स करेंगे। लेकिन इसमें कुछ और टर्म भी अब ऐड हो गए। इसमें एक फिफ्थ टर्म आ जाएगा, उसको हम बोलेंगे वेव लेंथ, है ना, क्योंकि इसमें तो ट्रेवल भी हो रहा है ना, तो वेव लेंथ आ जाएगा। तो वेव लेंथ जो होता है, दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव, है ना, कि जब भी हम यहाँ से वेवलेंथ की बात करेंगे तो वेवलेंथ को हम लैम्डा से शो करते हैं, आप जानते हो, है ना, क्यों, इसका जो सिंबल होता है वो लैम्डा होता है। दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव इन वन टाइम पीरियड, इन वन टाइम पीरियड, है ना, कि भाई एक टाइम पीरियड में जो ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वो जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, बेसिकली आपका वेवलेंथ होता है। वही बात है, एक साइकिल की जो लेंथ होगी, जैसे मैंने बोला ये क्रेस्ट है इसका, और यहाँ पे फिर से क्रेस्ट आ गया, तो ये जो लेंथ होगा, है ना, एक साइकिल का, यही क्या हो जाएगा, बेसिकली आपका एक इसका वेवलेंथ हो जाएगा। नहीं, क्रेस्ट से क्रेस्ट आ गया क्या, हाँ सही है, क्रेस्ट से क्रेस्ट ले लो या ज़्यादा वो सही रहता है ना, ये भी ठीक है। अदरवाइज मैं ट्रफ, ये क्रेस्ट से क्रेस्ट ले लेते हैं हमसे, ये तो ट्रफ एंड ट्रफ टू ट्रफ, फर्क नहीं पड़ता इससे। ये जो लेंथ होगी ये वेवलेंथ होती है ना, कि भाई एक टाइम पीरियड में एक साइकिल कंप्लीट होती है, तो एक साइकिल की जो लेंथ होगी उसी को हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। तो दिस इज सिंपली नोन एज ए वेवलेंथ, है ना, ये आपका वेवलेंथ हो गया। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव इन वन टाइम पीरियड जो होता है वो वेवलेंथ होता है। अब यहाँ पे वही टर्म है, जैसे आपने टाइम पीरियड डिफाइन किया तो फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिफाइन किया, वैसे ही हम दो टर्म यहाँ पे और डिफाइन करते हैं। जैसे आपने वेवलेंथ लिया है तो यहाँ पे एक वेव नंबर आ जाता है, वेव नंबर। वेव नंबर होता है नंबर ऑफ वेव, है ना, इन यूनिट डिस्टेंस, इन यूनिट डिस्टेंस, जैसे फ्रीक्वेंसी होती है ना, कि नंबर ऑफ साइकिल्स पर इन यूनिट, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड जो होती है फ्रीक्वेंसी होती है, वैसे नंबर ऑफ वेव इन यूनिट डिस्टेंस जो होता है वो वेव नंबर हो जाएगा। तो जो वेव नंबर होता है इसका ये वेवलेंथ का रेसिप्रोकल होता है 1/λ, है ना, कि वेव नंबर जो होगा ये वेवलेंथ का क्या हो जाएगा, इसलिए आपका रेसिप्रोकल। ऐसे हम एक 7 टर्म डिफाइन करेंगे, इसको हम बोलते हैं एंगुलर वेव नंबर, दिस इज नोन एज ए एंगुलर वेव नंबर। तो जो एंगुलर वेव नंबर है इसका सिंबल के होता है, और के होता है 2π/λ। सेम चीज है, जैसे आपने यहाँ पे टाइम पीरियड डिफाइन किया तो उसका रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी आ गई, 2π/t एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है। तो वैसे ये भी चीज है कि वेवलेंथ का रेसिप्रोकल जो होगा वेव नंबर होगा, और 2π/λ को हम क्या बोलते हैं, एंगुलर वेव नंबर बोलते हैं। तो ये वेव की क्या है, बेसिकली आपकी कुछ टर्मिनोलॉजी है ना, ये आपका देगा, है ना, कि नंबर ऑफ वेव्स इन ए यूनिट लेंथ। बेसिकली
मतलब ये जो इस तरह से जो पार्टिकल्स होंगे ना सेम पोजीशंस पे जब रिपीट हो जाए तो वो बोलते हैं वन वेव ट्रेवल कर गया, तो एक साइकिल कंप्लीट हो गई। वन वेव का मतलब होता है एक साइकिल उसकी जो होगी, है ना। वेव तो ऐसे पूरी स्ट्रक्चर को बोलते हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेव्स का मतलब हो जाएगा कि इसकी एक साइकिल जो होंगी, या नंबर ऑफ साइकिल इन यूनिट डिस्टेंस। हाँ सही बात है, वेव की जगह पे आप लिख लो नंबर ऑफ साइकिल इन यूनिट डिस्टेंस। तो नंबर ऑफ साइकिल इन यूनिट टाइम फ्रीक्वेंसी होती है, जो नंबर ऑफ साइकिल इन यूनिट डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, इसलिए आपका वेवलेंथ होता है ना। और यहाँ पे आपने एक टर्म डिफाइन कर दिया, इसको हम क्या बोलते हैं, एंगुलर वेव नंबर। तो ये इसकी टर्मिनोलॉजी में बेसिकली आपकी यूज होगी, है ना। वेव में ये सारी टर्मिनोलॉजी हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, है ना। सिमिलर जैसे आपने करते तो ध्यान रखना, अब इसमें यहाँ पे चीज आ गया। हाँ 1 मीटर ले लो या कोई भी यूनिट डिस्टेंस आप ले लो, है ना। पर मीटर कितने नंबर ऑफ वेवलेंथ होंगे, तो उसको हम एंगुलर वेव नंबर बोलते हैं, है ना। इस तरह से कर सकते हैं इसमें, क्या करें ऐसे। तो ये आपके टर्मिनोलॉजी आ गई, है ना, कि जस्ट टर्मिनोलॉजी आपने यहाँ पे क्या कर लिया, डिफाइन कर लिया, है ना, इस बॉक्स से। और ध्यान रखना ये जो चीजें हैं, वेवलेंथ, वेव नंबर, एंगुलर वेव नंबर, है ना, या एक हम यहाँ पे लिख लेते हैं 8 हो जाएगा वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी, तो वेव वेलोसिटी हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ डिस्टर्बेंस इन मीडियम, कि भाई मीडियम में जो डिस्टर्बेंस ट्रेवल कर रहा है उसकी वेलोसिटी वेव वेलोसिटी होती है, कि जब भी आप इस तरह से ऑसिलेट करोगे तो डिस्टर्बेंस जिस वेलोसिटी से आगे जाएगा दैट इज नॉट एज ए वेव वेलोसिटी। तो ये जो सारी चीजें जो हैं, वेवलेंथ, वेव नंबर, एंगुलर वेव नंबर एंड वेव वेलोसिटी, ये सारी मीडियम की प्रॉपर्टी होती है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, है ना, कि भाई ये भी वेव वेलोसिटी भी प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम होता है, कि मीडियम अगर चेंज होगा तो वेव वेलोसिटी क्या होगी, आपकी चेंज होगी, है ना। तो 3 टर्म आ गया, एक तो वेव वेलोसिटी आ गया, एक आपका वेवलेंथ आ गया और एक फ्रीक्वेंसी आ गई। तीनों में रिलेशन होता है हम जानते हैं। फॉर एनी वेव, किसी भी तरह की वेव हो, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है चाहे आपके ट्रांसवर्स वेव है, कि फॉर एनी वेव हम जानते हैं कि v इक्वल टू लैम्डा इंटू एफ होता है ना, कि वेव वेलोसिटी वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी का क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा, है ना। उसमें v और लैम्डा जो होगी ये मीडियम की प्रॉपर्टी होगी, मीडियम चेंज होगा तो ये चेंज होगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो प्रॉपर्टी होती है वो सोर्स की होती है। तो ये सारे टर्म सोर्स की प्रॉपर्टी होते हैं, और बाद वाले जो टर्म मैंने लिखे हैं ये किसकी प्रॉपर्टी है, बेसिकली आपकी मीडियम की, है ना। तो ये कुछ हमने टर्मिनोलॉजी वेव की डिस्कस की कि डिफरेंट टर्म बेसिकली होते क्या हैं। ठीक है, ये हमने कर लिया इससे। तो ये जस्ट आपने कुछ टर्मिनोलॉजी यहाँ पे क्या कर ली, डिफाइन कर ली। सर 1 मिनट, लास्ट स्लाइड पे जाइए। अभी शो करना, किसी वेव के लिए वेव वेलोसिटी आपको होता है, स्पीड ऑफ लाइट भी तो ये होती है, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। लाइट भी तो वेव ही है ना, तो फॉर एनी वेव, कोई भी हो, मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल, वर्क नहीं पड़ता है, v इक्वल टू लैम्डा इंटू एल। सर 6th में नंबर ऑफ वेव साइकिल लिखा है। नंबर ऑफ वेव की जगह पे आप साइकिल लिख लो, वेव अगर नहीं लिखते हो तो नंबर ऑफ वेव की जगह पे आप साइकिल लिख लो, एक ही चीज है दोनों, है ना। टेक्निकली आप लिख सकते हो इसमें, क्या आपका
है ना। अब हम आते हैं, जो नेक्स्ट चीज है आपकी, दैट इज योर, अब प्रॉब्लम यहाँ पे आ गई कि एसएचएम और वेव में हम डिफरेंशिएट कैसे करें। कि भाई एसएचएम और मतलब एसएचएम तो बहुत आसान सी चीज थी, एक हम पढ़ते थे कि मीडियम पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहे हैं। तो एसएचएम में क्या होता था कि वन पार्टिकल ऑसिलेट, इसमें क्या आता था बेसिकली आपका एक ही पार्टिकल ऑसिलेट करता था ना, कि हम बोलते थे भाई एक ही पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है ना। एक पार्टिकल अगर ऑसिलेट कर रहा है तो इसका तो समझना कुछ मुश्किल है ही नहीं कि अगर एक ही पार्टिकल किसी पर्टिकुलर जगह पे ऑसिलेट कर रहा है ना। तो जब भी मैं इसका ले लूंगा तो इसका कुछ एम्पलीट्यूड तो होगा ही। मान लो किसी स्टैंड पे ये पार्टिकल जो है ये मीन पोजीशन से किसी वाई डिस्प्लेसमेंट है इसका, है ना, कि वाई इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। कि अगर कोई सिंगल पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा था फ्रॉम मीन पोजीशन, तो इसको रिप्रेजेंट करना तो एकदम आसान है कि जो भी चीज चेंज होगी वो टाइम के साथ ही तो होगी। तो एसएचएम में हम सिंपल लिख सकते थे कि वाई जो फंक्शन होगा वो सिर्फ टाइम का होगा, है ना, और वाई फंक्शन ऑफ टाइम का होगा। तो एसएचएम की इक्वेशन आपने इस फॉर्म में लिख दी थी कि ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव हो जाएगा, क्या आप जानते हो, है ना। कि आपने बोला कि भाई मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट अगर वाई है तो वाई सिर्फ टाइम के साथ ही तो चेंज होगा, कोई चीज कहीं जा तो रही नहीं है, एक ही जगह पे पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है। तो वाई इसमें फंक्शन ऑफ टाइम होता है, तो ये बहुत सिंपल होता है, ये इक्वेशन हो जाती है इसमें। लेकिन जब हम वेव की बात करेंगे तो इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीजें आ गई ना, क्योंकि वेव में एक तो एक पार्टिकल नहीं है, बहुत सारे हैं, है ना। कि जब भी हम इस तरह से वेव ड्रॉ करेंगे तो इस वेव में एक सिंगल पार्टिकल थोड़ी होगा, है ना, कि इसमें जो होंगे पार्टिकल्स आपके ज्यादा होंगे, है ना, कि बहुत सारे पार्टिकल ऑसिलेट करेंगे। कि जैसे एक एंड पे आप डिस्टर्बेंस क्रिएट करोगे तो डिस्टर्बेंस आगे ट्रेवल करेगा ऐसे। तो इसमें एक सिंगल पार्टिकल नहीं है, तो यहाँ से तो ऑसिलेटिंग सोर्स है। अब इसमें मल्टीपल पार्टिकल्स है ना। तो इसमें जब मैं बोलूंगा कि डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन किसी पार्टिकल का क्या होगा, तो अब इसमें तो पार्टिकल को लोकेट भी करना पड़ेगा ना आपको कि पार्टिकल है कहाँ पे। इसमें तो पार्टिकल को क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मुझे लोकेट भी करना पड़ेगा। कि मैं अगर बोलूं कि ये मेरी मीन पोजीशन है ना, कि ये रेफरेंस लाइन मैंने ले लिया कि ये मीन पोजीशन है और कोई पार्टिकल यहाँ पे है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन क्या होगी, वाई, ये पार्टिकल आपका पी है ना। तो इसमें पार्टिकल को आपको लोकेट भी करना पड़ेगा कि पार्टिकल है कहाँ पे, क्योंकि इसमें तो बहुत सारे पार्टिकल हैं। तो एक और टर्म आ जाएगा, उसी से सारी कॉम्प्लेक्सिटी शुरू होगी कि एक टर्म इसमें एक्स भी इन्वॉल्व होगी, है ना। आप पार्टिकल को लोकेट भी करोगे, एक्स को हम बोलेंगे पोजीशन ऑफ पार्टिकल, पोजीशन ऑफ पार्टिकल। इसमें तो बहुत सारे पार्टिकल लोकेट कर रहे हैं, हम किसकी डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं कि हर जो पार्टिकल होगा वो इस तरह से ऑसिलेट कर रहा होगा अलग अलग फेज से, सबके ऑसिलेशन का फेज कोई सेम हो कोई नहीं है। तो पहले आप पार्टिकल को लोकेट करोगे। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि वाई की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे एक चीज ऐड होगी कि वाई जो फंक्शन होगा सिर्फ टाइम का नहीं होगा ना, इसमें तो सिर्फ टाइम का फंक्शन था। वाई इज ए फंक्शन ऑफ पोजिशन एंड टाइम, दोनों हो जाए, यही चीज आगे गड़बड़ हो गई कि भाई एक्स भी इन्वॉल्व हो गया कि किस पार्टिकल की हम बात कर रहे हैं, वो पार्टिकल फिर टाइम के साथ ऑसिलेट कर रहा है। तो यहाँ पे वाई जो फंक्शन होता है वो एक्स और टाइम दोनों होगा। वाई जो होगा इसको हम ऐसा लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, है ना, पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन, फ्रॉम मीन पोजीशन, है ना, एट टाइम टी, फ्रॉम मीन पोजीशन एट, मीन पोजीशन मत लिखो, फ्रॉम मीन लिख लो खाली, क्योंकि पोजीशन से एट पोजीशन एक्स एंड टाइम टी, है ना। अब दो चीजें आपको होने होगी कि भाई जो डिस्प्लेसमेंट हम वाई निकाल रहे हैं वो एक्स पोजीशन क्या है और टाइम क्या है, उस पर वाई पूछ रहे हैं इसमें। तो यहाँ पे वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स और टी दोनों हो जाता है ना। तो मतलब कोई भी अगर वेव की इक्वेशन होगी ना वो एक्स और टी दोनों का फंक्शन होगा, है ना। कि अगर मैं इक्वेशन ऑफ वेव लिखूंगा तो हमेशा वो एक्स और टी दोनों का फंक्शन होगा। तो जब भी हम वेव का इक्वेशन लिखेंगे, जनरल इक्वेशन ऑफ ए वेव,
जनरल इक्वेशन ऑफ वेव। तो नॉर्मली हम इस फॉर्म में लिखते हैं कि y इज अ फंक्शन ऑफ x और t दोनों का फंक्शन होगा। तो के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी कुछ भी हो सकता है ऐसे, एक साथ x और t का जब फंक्शन होगा तो वो वेव को रिप्रेजेंट करेगा। y इज अ फंक्शन ऑफ के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी, इसका डेरिवेशन है, लेकिन मैं अभी डेरिवेशन करवा नहीं रहा हूँ तुम्हें, क्योंकि डेरिवेशन से ना अननेसेसरी आप अभी कंफ्यूज हो जाओगे। मैं इसका डेरिवेशन करवाऊंगा आपको कि ये कैसे आ गया, है ना, कि भाई ये जनरल इक्वेशन ऑफ वेव मैंने ये कैसे लिख दिया। यहाँ से तो समझ में आ गया कि एक्स और टी पे डिपेंड करता है। अब एक्स और टी पे ये रिलेशन क्यों होता है? तो कोई भी इक्वेशन जो कि फंक्शन ऑफ के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी होती है वो वेव को रिप्रेजेंट करती है इस फॉर्म में। एक्स और टी की पावर 1 होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर या टी स्क्वायर नहीं चलेगा, है ना। इसमें के वही चीजें जो आपने टर्मिनोलॉजी में पढ़ी है कि के इज द एंगुलर वेव नंबर, एंगुलर वेव नंबर, और जो ओमेगा है ये आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। यहां से मुझे ये तो समझ में आ गया कि y एज ए फंक्शन ऑफ x और t दोनों होगा, है ना। लेकिन हाँ, पार्टिकल p जो है उसकी पोजीशन ऑरिजिन से x पे है, कि अगर मैं यहाँ पे ऑरिजिन चूज कर लूँ जहाँ पे सोर्स है तो उससे x पोजीशन पे पार्टिकल है, और वो पार्टिकल ऊपर नीचे जा रहा है। तो अब आपको एक्चुअली ऊपर नीचे था तो मुझे y से शो करना पड़ेगा ना, y एज ए फंक्शन ऑफ टाइम शो करेंगे, है ना, तो आप करेंगे इस तरह से। तो ये तो मुझे समझ में आ रहा है कि भाई y एज ए फंक्शन ऑफ x और t होगा, लेकिन ये क्यों लिखा है मैंने, इसका डेरिवेशन हो, है ना। तो जस्ट आप इसको अभी ध्यान दो, क्योंकि अभी मैं डिराइव करवाऊंगा ना तो सब चीजें आपकी मिक्स हो जाएंगी। तो थोड़ा सा और अब जब आप मैच्योर हो जाओगे तो सर ये आपने क्या लिखा कि एंगुलर क्या? एंगुलर वेव नंबर इज ए एंगुलर वेव नंबर, जो टर्मिनोलॉजी में आपने यूज किया था कि जो k होता है 2π/λ के इक्वल होता है, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल हो जाएगा, 2π/t के इक्वल हो जाएगा, है ना। ये किसके इक्वल हो जाएगा, बेसिकली आपके 2π/t के इक्वल हो जाएगा। तो जनरल इक्वेशन ऑफ वेव ऐसा होता है। तो ये फंक्शन कुछ भी हो सकता है, जैसे मैं अगर जनरल इक्वेशन ऑफ वेव की बात करूं तो ये चीज वेव को रिप्रेजेंट कर रही होगी, y इक्वल टू के एक्स माइनस ओमेगा टी का होल स्क्वायर, इट्स इक्वेशन ऑफ ए वेव, है ना। अगर मैं ऐसा लिख लूँ कोई इक्वेशन y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये भी वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं इक्वेशन कोई ऐसा लिख दूँ कि y इज ए सम e टू द पावर माइनस के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये भी वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जिसमें इस तरह का रिलेशन आ जाएगा, ये फंक्शन चेंज हो सकता है, आगे वाला फंक्शन एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जब ये के एक्स और ओमेगा टी इस तरह से कॉम्बिनेशन में आएंगे तो वो फंक्शन वेव को रिप्रेजेंट करेगा। तो सारी जो है ना ये वेव को रिप्रेजेंट कर रही है इक्वेशंस, जिसमें कि y जो है x और t के ऊपर, दोनों के ऊपर क्या कर रहेगा, डिपेंड करेगा। बिल्कुल सही है, y इज अ फंक्शन ऑफ x और t दोनों का होगा, यही तो मतलब है वेव में। एसएचएम और वेव में ये डिफरेंस है ही, एसएचएम में y सिर्फ टाइम का फंक्शन होता था क्योंकि एक ही पार्टिकल एक जगह पे ऑसिलेट करता था। अब इसमें मल्टीपल पार्टिकल है, तो पहले पार्टिकल को लोकेट करेंगे ना जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो उसके लिए पोजीशन x आ जाएगी, तो y एक साथ x और t का फंक्शन होगा। डिराइव करके ये चीज आ जाती है कि x और t का जो कॉम्बिनेशन होता है वो इस फॉर्म में होता है। तो ये सारी चीजें वेव को रिप्रेजेंट कर रही है। लेकिन इसी में कोई फंक्शन अगर ऐसा आ जाए कि y इज इक्वल टू सम के एक्स स्क्वायर माइनस ओमेगा टी स्क्वायर, तो इसके अगर कोई हायर पावर हो गए तो ये वेव फंक्शन नहीं है, दिस इज नॉट वेव फंक्शन, ये वेव फंक्शन। सर आपने इरेज टू क्या लिखा है वो? इज टू पावर में ठीक से लिख देता हूँ, एक्चुअली वो कैंसिल हो गया ना। यही चीज मैंने ई के पावर में लिख दी है, यही चीज जो मैंने ई के पावर में लिख दी है ना, ई की पावर के एक्स माइनस ओमेगा टी, है ना। तो ई की पावर में के एक्स माइनस ओमेगा टी आ गया, इसके ऊपर अंडर रूट आ गया, स्क्वायर आ गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सारी वेव की इक्वेशन है, लेकिन ये नहीं है क्योंकि इसमें एक्स का स्क्वायर आ गया। ये रिलेशन लीनियर होना चाहिए, है ना। रिलेशन में एक्स की पावर और टी की पावर क्या होनी चाहिए, बेसिकली आपकी 1 होनी चाहिए, तभी ये वेव को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, है ना। तो ये आप लिख लो पहले। तो इसी एक बेवकूफ़ एक्स की वजह से ना ये चीज़ें अब कॉम्प्लेक्स हो गई, है ना। जब तक टाइम था तब तो मजे थे, भाई एक चीज़ एक जगह पे ऑसिलेट कर रही है, क्या दिक्कत है आपको, करने दो ऑसिलेट उसको। अब इसमें क्या है ना, ऑसिलेट करके आगे ट्रेवल भी कर रहा है ना। तो वो सब चीज़ें इंकॉर्पोरेट करने के लिए थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं।
So what have you written in front of K on the right side? कहाँ पे? K is angular. एंगुलर वेव नंबर, एंगुलर वेव नंबर है ना, Okay, sir. ये की मतलब होता है दिस इज एंगुलर वेव नंबर, है ना, दिस इज नोन एज एंगुलर वेव नंबर, एंगुलर वेव नंबर, ये आपको होता है एंगुलर, है ना, जो 2 पाई बाय लैम्डा के इक्वल होता है एंगुलर वेव नंबर। जैसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई बाय टी होता है, डिस्टेंस के टर्म्स में उसका इक्विवेलेंट एंगुलर वेव नंबर है। टाइम वाला एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, डिस्टेंस वाला नंबर होगा सेम फ्रीक्वेंसी। तो ये सारे वेव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये सारे फंक्शन ये नहीं कर रहा है क्योंकि इसमें हायर होगा। बाद में मैं ये भी बताऊंगा कि चेक कैसे करेंगे ये जनरल इक्वेशन ऑफ वेव है या नहीं है। जैसे एसएचएम को हम चेक करते थे डेरिवेटिव से, इसको भी उसी से चेक करते हैं, इसका भी फॉर्मूला आता है ना, ये करेंगे ऐसे। तो आपका गया। अब हम जो वेव पढ़ते हैं ना, हम किसी भी तरह की वेव नहीं पढ़ते हैं, हम एक स्पेशल वेव पढ़ते हैं। जैसे वेव ऑन स्ट्रिंग या साउंड वेव जो है, इसका कैरेक्टर एक स्पेशल होता है ना, स्पेशल कैरेक्टर की आपकी वेव होती है ना, उसको हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव। हाँ, एक्स और के का पावर तो होगा हमेशा 1 होगा, है ना, एक्स और टी का पावर 1 होगा, है ना, के तो और ओमेगा तो 1 होते ही, एक्स और टी का जो पावर होगा वो 1 होना चाहिए, अदरवाइज वो वेव को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। एक्स और टी का पावर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, तभी वो वेव को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन हम जो वेव पढ़ते हैं ना, ये हम पढ़ते हैं प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव, प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव, ये हम पढ़ते हैं, है ना। ये इसी को कई बार हम बोलते हैं ट्रैवलिंग हार्मोनिक वेव, ट्रैवलिंग हार्मोनिक वेव, है ना। तो जो अभी तक हम पढ़ रहे थे वेव ऑन स्ट्रिंग या साउंड वेव जो होता है, ये ट्रैवलिंग हार्मोनिक वेव होती है ना, कि वेव ऑन स्ट्रिंग जो आपने जनरेट किया और साउंड वेव, ये जो सारी चीज होती हैं ये आपकी प्रोग्रेसिव या ट्रैवलिंग हार्मोनिक वेव होती है ना। प्रोग्रेसिव या ट्रैवलिंग का तो मतलब आपको पता है, ये जो चीजें होंगी ना ये ट्रैवल कर रही होंगी, कोई चीज कहीं पे स्टिल नहीं होगी। जब भी हम डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे तो डिस्टर्बेंस आगे ट्रैवल करेगा। तो प्रोग्रेसिव या ट्रैवलिंग का मतलब ये है कि डिस्टर्बेंस विल मूव विद सम वेव वेलोसिटी v। अब ये हार्मोनिक का मतलब क्या होगा ये आपको समझना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द हार्मोनिक वेव। ट्रैवलिंग या प्रोग्रेसिव का तो मतलब है ट्रैवल कर रही चीज, है ना। बाद में हम स्टेशनरी वेव भी पढ़ेंगे, स्टैंडिंग वेव भी होती है। ये आपका हो जाएगा हार्मोनिक वेव। हार्मोनिक का मतलब जानते हो कि हार्मोनिक वर्ड आ गया कि तो इसका मतलब होता है कि जो मीडियम का पार्टिकल है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा। अब देखो, अब तक जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है, कहीं भी मैंने एसएचएम वर्ड यूज नहीं किया, है ना, कि जो भी मैं वेव डिफाइन कर रहा था मैं ऑसिलेशन यूज कर रहा था, है ना। मैंने बोला था मीडियम पार्टिकल ऑसिलेट मे नॉट बी एसएचएम, मीडियम पार्टिकल ऑसिलेट मे नॉट बी एसएचएम। लेकिन जब हम हार्मोनिक वर्ड लगा देंगे इसका मतलब हो जाएगा मीडियम पार्टिकल परफॉर्म एसएचएम। तो जब भी हम इस तरह से ट्रैवलिंग या हार्मोनिक वेव की बात करेंगे तो इसमें मीडियम पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म करेगा, मीडियम पार्टिकल परफॉर्म एसएचएम, है ना। सिंपल ऑसिलेशन नहीं, बल्कि मीडियम पार्टिकल कोई भी ऑसिलेट अगर करेगा तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रोवाइड परफॉर्म करेगा, है ना। कि ये जो मोशन होगा वो आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन, और सिंपल हार्मोनिक अगर मोशन होगा तो जो फंक्शन है वो आपको पता है कि अगर ये एसएचएम परफॉर्म कर रहा है तो अब फंक्शन ये सब नहीं हो सकते ना। अब फंक्शन ऐसे थोड़ी हो सकते हैं एसएचएम के, कभी भी जो फंक्शन होंगे वो साइन या कॉस के होने चाहिए, जिसको कि हम साइनोसॉइडल बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे मीडियम पार्टिकल परफॉर्म एसएचएम करेगा मींस फंक्शन शुड बी साइनोसॉइडल। सर आपने इसमें डिस्टरबेंस का क्या पॉइंट बताया था? डिस्टर्बेंस का तो मैंने कुछ भी नहीं बताया। डिस्टर्बेंस का मतलब डिस्टर्बेंस से तो आगे ट्रेवल करता है, तो ट्रैवलिंग का मतलब चीजें ट्रेवल कर रही हैं, डिस्टर्बेंस का तो कोई मतलब नहीं था यहाँ पे।
है ना। हार्मोनिक का मतलब होता है कि जब भी हम हार्मोनिक वर्ड यूज करते हैं उसका मतलब होता है कि जो मीडियम पार्टिकल परफॉर्म एसएचएम करेगा, ये मतलब हो जाएगा इसका, है ना। कि जब भी हम हार्मोनिक वर्ड यूज करेंगे तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा, और सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब हो जाएगा फंक्शन शुड बी साइनोसोइडल। साइनोसोइडल, साइनोसोइडल का मतलब हो जाएगा साइन और कॉस, जो फंक्शन होगा वो साइन और कॉस के फॉर्म में आ जाएगा। किसी भी एसएचएम की जो इक्वेशन होगी वो साइन और कॉस के फंक्शन में होती है ना। तो यहाँ पे जो फंक्शन है, हाँ हाँ, मतलब टी, नहीं नहीं, टी ओनली थोड़ी होगा, अभी बताता हूँ उसके बारे में। वो आप मतलब फंक्शन जो भी होगा वो टाइम और एक्स दोनों का होगा, लेकिन जो फंक्शन होगा अब वो क्या हो जाएगा एक्चुअली, आपका साइनोसॉइडल हो जाएगा अगर ये हार्मोनिक वेव है तो। हार्मोनिक वेव का मतलब एक पार्टिकल जो होगा, है ना, पार्टिकल तो इसमें बहुत सारे इसमें भी हैं, तो एक्स के ऊपर डिपेंड तो करेगा ये, लेकिन जो मीडियम पार्टिकल ऑसिलेट करेगा टाइम के साथ वो एसएचएम परफॉर्म करेगा। एसएचएम परफॉर्म करेगा तो फंक्शन जो होगा वो साइनोसॉइडल होगा, साइन या कॉस होगा, है ना। तो अगर मैं लिखूं कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ए प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव, है ना, कि जनरल इक्वेशन, है ना, ऑफ प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव, प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव, कि कोई प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव अगर है तो उसका जनरल इक्वेशन किस फॉर्म में होगा, है ना। तो जो फंक्शन है वो साइन या कॉस आ जाएगा, तो उसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं कि अब जो y एज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी होगा, आपका पर्पज अभी भी वही है कि y एज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी लिखना है, इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं स्पेसिफिकली, y इक्वल टू ए, यहाँ पे साइन आ जाएगा, इंटू के एक्स माइनस प्लस ओमेगा टी एंड प्लस फाइव, ये आपका गया, है ना। तो जनरल इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव जो होती है वो इस फॉर्म में होती है कि y इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस प्लस ओमेगा टी प्लस फाइव आ जाएगा आपका, है ना। तो इस तरह से आप इसको लिखते हो। हाँ श्रेया क्या पूछ रहे हो बेटा ये? हाँ साउंड वेव लिखा है मैंने कि भाई जो ये जो साउंड वेव होती है ये भी एक प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव ही है। वेव ऑन स्ट्रिंग जो है ये भी प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव, तो हम दो ही तो पढ़ते हैं, वेव ऑन स्ट्रिंग एंड साउंड वेव, तो दोनों प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव होती है। तो उसका इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगा। अब इस इक्वेशन में डिफरेंट डिफरेंट जो टर्म है इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ कि डिफरेंट टर्म का मतलब बेसिकली क्या है। तो वाई तो अभी आपने बताया कि वाई तो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजिशन, कि डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम क्या हो जाएगा बेसिकली आपका मीन पोजीशन, कि y जो होगा ये डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन हो जाएगा। a इसमें हम जानते हैं एम्पलीट्यूड होता है, कि जो एसएचएम है उसका कुछ ना कुछ एम्पलीट्यूड तो होगा ही ना, दिस इज योर एम्पलीट्यूड, कि भाई जो पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है इसका एम्पलीट्यूड होगा कुछ ना कुछ, ठीक है ना। मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो क्या हो जाएगी, एम्पलीट्यूड हो जाएगी। ये जो साइन के अंदर पूरा एंगल आता है इसको हम फेज बोलते हैं। साइन के अंदर ये पूरी जो चीज होती है दिस इज नोन एज ए फेज, है ना। एक्स आपको पता है पोजीशन है, एक्स जो है पोजीशन है कि जिस पार्टिकल की हम बात कर रहे हैं उसकी पोजीशन क्या है, एक्स, है ना। टी टाइम है, और ये दोनों चीजें आप जानती हो कि के जो है ये एंगुलर वेव नंबर मीन्स 2 पाई बाय लैम्डा है, और जो ओमेगा है वो एंगुलर फ्रिक्वेंसी 2 पाई बाय टी है, और इसमें जो फाई होता है, फाई इज द इनिशियल फेज, इनिशियल फेज, या इसी को हम कई बार फेज कांस्टेंट भी बोलते हैं। वही एसएचएम वाली चीजें हैं, फेज कांस्टेंट, इनिशियल फेज या क्या हो जाता है, फेज कांस्टेंट होता है। तो यहां से आप चीजों को स्टार्ट करोगे कि कोई भी जनरल इक्वेशन ऑफ वेव जो होगी ना वो इस फॉर्म में हमेशा होगी, प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव, है ना। कि यहां से तो मैंने प्रूफ कर दिया, ये भी वही चीज है कि उसी से डिराइव होके आ गया है कि अगर आप इसको डिराइव कर लोगे ना, ये चीज, है ना, ये चीज अगर ड्राइव कर लोगे आप तो इसलिए फंक्शन तो साइन आ गया है, बाकी सारी चीजें तो सेम ही है ना। फंक्शन जो है वो साइन या कॉस ले लिया मैंने, कॉस भी हो सकता था कि अगर फाइव की वैल्यू मैं पाई बाय 2 ले लूँ तो ये फंक्शन कॉस में चेंज हो जाएगा, तो साइन या कॉस दोनों हो सकते हैं, है ना। तो इसको पहले लिख लो।
बट वेव ऑन स्प्रिंग एसएचएम थोड़ी होता है, वो तो जो पार्टिकल होगा वो एसएचएम परफॉर्म करता है कि भाई जैसे ये डिस्टर्बेंस आपने यहाँ पे क्रिएट किया, डिस्टर्बेंस ट्रेवल करके इसके पास पहुंचेगा, इस पार्टिकल के पास, तो ये पार्टिकल को ये ऑसिलेट करवा देगा, तो ये जो ऑसिलेशन होगा वो एसएचएम हो जाएगा। फिर ये डिस्टर्बेंस आगे चला जाएगा तो कोई दूसरा पार्टिकल होगा उसको भी ऑसिलेट कर जाएगा। ये सारी चीजें ऑसिलेट ही तो करती हैं। अब ये ऑसिलेशन जो है ये सिंपल कोई दूसरा ऑसिलेशन भी हो सकता है, लेकिन ये ऑसिलेशन अगर ये हार्मोनिक वेव है तो ये ऑसिलेशन एसएचएम होता है। इसकी बात कर रहे हैं, ये ऑसिलेशन क्या हो जाएगा, इसके लिए आपका एसएचएम हो जाएगा, है ना। तो ये आपका जनरल इक्वेशन ऑफ ए प्रोग्रेसिव या हार्मोनिक वेव है ना। अब इसमें एक थोड़ा सा माइनस प्लस मैं शुरू से लेके चल रहा हूँ, इसका मतलब आप लिख लेना कि माइनस का मतलब है, ये भी डेरिवेशन में ही आता है, वेव इज मूविंग along positive x axis, positive x axis, कि जब वेव पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रही होगी तो यहाँ पे साइन माइनस आ जाएगा, और प्लस साइन तब आएगा वेव इज मूविंग अपोजिट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस या नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग, मूविंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, है ना। जब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग वेव मूव करेगी, है ना, तो यहाँ पे आपका माइनस साइन आ जाएगा, और जब नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव करेगी तो यहाँ प्लस साइन आ जाएगा, है ना। तो यहाँ करते हैं इस तरह से। तो ये इक्वेशन से ही सारी चीजें स्टार्ट होती हैं, ये आपका, इसके पहले की चीज तो जस्ट थ्योरी है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टर्म्स आप लिख लेना, ये सारे टर्म का बेसिकली मतलब क्या है। हाँ, साइनोसॉइडल वेव, साइनोसॉइडल वेव, है ना। साइनोसॉइडल वेव या हार्मोनिक वेव सेम चीज होती है। ओके सर। भाई कोई भी चीज अगर सिस्टम परफॉर्म कर रहा है तो उसका फंक्शन साइन या कॉस का होगा, तो साइन या कॉस के लिए कंबाइंड टर्म साइनोसॉइडल यूज करते हैं। ये आपको कर लिया इस तरह से। तो ये जो माइनस प्लस है ये डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल डिसाइड करता है कि माइनस होगा तो वेव राइटवर्ड जा रही होगी, प्लस होगा तो वेव लेफ्टवर्ड जा रही होगी। तो ये जैसा, लेकिन मैं इतना कॉम्प्लेक्स लेके नहीं चलेंगे ना, पहले ही थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं इसे फर्दर स्टडी के लिए। तो भाई कुछ चीज़ें आप चूज कर लो, भाई आप चूज कर सकते हो फाई कितना लेना है वो तो आपके ऊपर है, डायरेक्शन क्या लेना है वो आपके ऊपर है। तो थोड़ा चूज करके मैं इसको ऐसा लिख लेता हूँ, इसी वेव की इक्वेशन को थोड़ा सिंपल बना लेते हैं, इतना कॉम्प्लेक्स लेके नहीं चलते हैं, है ना। कि वेव की इक्वेशन को मैंने इस फॉर्म में लिख लिया कि y इक्वल टू ए साइन kx माइनस ओमेगा टी। मैंने चूज कर लिया कि फाई 0 है और वेव जो मूव कर रही है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग। अब प्रॉब्लम ये आ गया कि वेव को हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करें। ये सब तो मैं फिजिकली रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, है ना। ये तो फिजिकल रिप्रेजेंटेशन है कि ऐसे आपने सोचा कि डिस्टर्ब करेंगे तो ये चीज़ें ऐसे ट्रेवल करेंगी, एक वेव फॉर्म हो जाएगा। अब वेव का हम ग्राफ कैसे बनाएं, है ना, कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव। अब यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई ना कि ग्राफ बनाने में एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि y का ग्राफ अगर मुझे बनाना है
तो y तो x और t दोनों का फंक्शन है ना। मैंने एज्यूम कर लिया कि भाई फाई 0 है और वेव जो मूव कर रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलाउ मूव कर रही है। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस का मतलब यहाँ माइनस साइन आ गया और फाई 0 ले लिया है। ये जस्ट मैंने सिंप्लिसिटी के लिए किया है, अदरवाइज आप प्लस भी ले सकते थे, कुछ फाई हो भी सकता था। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव। अब प्रॉब्लम है ना कि वाई एक्स और टी दोनों का फंक्शन है, तो खाली वाई टी ग्राफ थोड़ी हम बना सकते हैं। आपको दो ग्राफ बनाने होंगे इसमें, या तो वाई एक्स ग्राफ बनाओगे या वाई टी ग्राफ बनाओगे। तो पहला जो ग्राफ इसमें बनेगा दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट पोजीशन ग्राफ। ये ठीक से समझना जरा सा, डिस्प्लेसमेंट पोजीशन ग्राफ, पोजीशन ग्राफ। तो डिस्प्लेसमेंट पोजीशन ग्राफ मीन्स हम बात कर रहे हैं वाई एक्स ग्राफ की। और ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करते हैं ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि वाई एक्स का भी फंक्शन है, टाइम का भी फंक्शन है। तो कोई एक चूज करना होगा ना कौन सा हम ग्राफ बना रहे हैं, तो वाई एक्स ग्राफ बना रहे हैं इसमें, है ना। तो जब भी हम वाई एक्स ग्राफ बनाएंगे ना तो आपको टाइम को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, कि जब भी, क्योंकि टाइम के साथ वेरिएशन अगर होगा तो फिर ग्राफ कैसे बनेगा। तो डिस्प्लेसमेंट पोजीशन ग्राफ में वी कीप टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट, है ना, कि टाइम कांस्टेंट होते हैं। और ये कांस्टेंट टाइम तो हम कुछ भी ले सकते हैं, तो प्रेफरेबली वी चूज t इक्वल टू 0, है ना। इसमें टाइम को क्या ले लेते हैं बेसिकली आपका कांस्टेंट, और प्रेफरेबली हम ले लेते हैं कि जो कांस्टेंट वैल्यू और टाइम 0 ही ले लिया मैंने, है ना। और ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है ये भी समझना होगा। दिस ग्राफ इज स्नैपशॉट ऑफ वेव, snapshot of wave at an instant, at an instant, है ना। snapshot of wave at an instant represent displacement of particles with position। ये पूरा डिस्क्रिप्टिव मैं लिख रहा हूँ इसमें, क्योंकि मैंने बताया ना कि शुरू की इसकी थ्योरी थोड़ी सी टफ है कि डिस्प्लेसमेंट पोजीशन ग्राफ इज द वाई एक्स ग्राफ। टाइम कांस्टेंट लेना पड़ेगा तभी तो ग्राफ प्लॉट कर पाएंगे। तो ग्राफ होता क्या है, स्नैपशॉट ऑफ वेव एट एन इंस्टेंट रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल विद पोजीशन। मतलब क्या होगा ना, किसी वेव में हर चीजें मूव करती रहेंगी ना, ऐसे मान लो ये ऐसे ट्रेवल कर रहा है ना, तो हर चीजें तो ट्रेवल कर रही हैं और मूव कर रही हैं। बहुत सारे पार्टिकल हैं, सारे पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं। तो अगर मुझे सिर्फ पोजीशन के साथ ग्राफ बनाना है तो मैं फोटो क्लिक कर लूंगा। तो फोटो क्लिक करूंगा तो सारी चीजें स्टिल हो गई ना, अब टाइम के साथ कोई वेरिएशन नहीं होगा, जो चीज जहां पे थी वहीं पे आ जाएगी। तो इसलिए मैंने बोला स्नैपशॉट होता है कि किसी वेव का जब हम फोटोग्राफ खींचते हैं तो फोटोग्राफी वाई वर्सेस एक्स ग्राफ होता है, क्योंकि जैसे फोटोग्राफ लेंगे, फोटोग्राफ तो अब स्टिल हो गया ना, तो उसमें टाइम का कोई वेरिएशन नहीं होता है, वाई और एक्स का रिलेशन होता है। और वो ग्राफ हम इजिली इससे प्लॉट कर सकते हैं। इसमें आपको टाइम कांस्टेंट लेना है, हम टाइम 0 ले लेते हैं, तो y इक्वल टू आपका आ जाएगा a sin की x, है ना, कि y इक्वल टू a sin की x आ गया। यहाँ पे t 0 ले लिया मैंने, तो आप देखो साइन ग्राफ ही तो आ गया। तो अगर मैं यहाँ y वर्सेस x ग्राफ प्लॉट करूं कि भाई हर पार्टिकल की पोजीशन कुछ अलग होगी, उस पार्टिकल का मीन पोजीशन से किसी पर्टिकुलर टाइम पे क्या डिस्प्लेसमेंट होगा, तो वो साइन करवा जाएगा ऐसे एक साइन कर देगा, है ना, कि भाई इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, हर पार्टिकल की जो पोजीशन होगी एक्स अलग है तो उसका वाई भी अलग होगा, है ना, कि उसका वाई भी क्या होगा बेसिकली आपका अलग होगा। जस्ट उसका ये फोटोग्राफ है। और ये जो लेंथ होगी एक साइकिल की यहाँ से यहाँ तक की, इसी को तो हम वेवलेंथ बोलते हैं, कि वन साइकिल जो फॉर्म होगा लेंथ के टर्म्स में वो क्या होता है बेसिकली आपका वेवलेंथ होता है। ये वाई वर्सेस एक्स ग्राफ आ गया, है ना, कि वाई इक्वल टू क्या हो गया ए साइन के एक्स, है ना। एम्पलीट्यूड भी शो कर दोगे आप इसमें, ये एम्पलीट्यूड हो गया आपका। तो ध्यान रखना जब भी हम वाई वर्सेस एक्स ग्राफ मैंने प्लॉट किया है तो टी की वैल्यू मैंने क्या ले ली है बेसिकली आपकी 0 ले ली है ना। अब यहाँ पे एक चीज आता है कि जब ये पार्टिकल सारे ऑसिलेट करते हैं तो सब अलग अलग फेज से ऑसिलेट करते हैं,
सबका कोई फेज सेम नहीं होता है। फेज सेम नहीं होने का मतलब है ये है कि ऐसा नहीं है कि सारे पार्टिकल एक साथ अपने मैक्सिमम में पहुंच गए, एक साथ सारे एम्पलीट्यूड मीन पे आ गए, एक साथ सब सारे -a पे आ गए, ऐसा नहीं होता है। कोई मीन पे होगा तो कोई एम्पलीट्यूड पे होगा, कोई बीच में कहीं पे होगा, सबका फेज अलग अलग होता है। तो यहाँ पे आपको ये निकालना होता है कि हाउ टू फाइंड आउट द फेज डिफरेंस, है ना, बिटवीन टू पार्टिकल, बिटवीन टू पार्टिकल। इसमें जो ऑसिलेट कर रहे होंगे पार्टिकल, इसका दो पार्टिकल के बीच का फेज डिफरेंस कितना होगा, किसी भी दो पार्टिकल के बीच का। तो कोई आप पार्टिकल चूज कर लो, जैसे मैंने एक पार्टिकल यहाँ पे चूज कर लिया, ये पार्टिकल है, इसकी पोजीशन x1 हो गई। एक कोई दूसरा पार्टिकल यहाँ पे आ गया, इसकी पोजीशन आपकी x2 हो गई। नीट में कई बार इसके ऊपर आया है क्लास में। तो एक x1 हो गया, दूसरा क्या आ गया, जैसे कि आपका x2 आ गया। ये भी ऑसिलेट कर रहा होगा एक्चुअली में, और ये भी ऑसिलेट कर रहा होगा, दोनों का फेज अलग अलग होगा। मैं निकालना चाहता हूँ दोनों के बीच का फेज डिफरेंस क्या होगा। तो अभी आपने बोला फेज का मतलब ये बीच वाला आर्गुमेंट ही तो होता है, तो इससे टाइम तो आपने हटा दिया, तो अब ये चीज फेज हो जाएगी। तो जो पार्टिकल x1 पोजीशन पे होगा उसकी डिस्प्लेसमेंट y1 हो जाएगा, y1 की वैल्यू हो जाएगी a sin k x1। जो पार्टिकल x2 पे होगा उसकी पोजीशन y2 हो जाएगी। किसी पार्टिकल के y निकाल सकते हैं हम, अगर आपको x पता है तो y2 इक्वल टू हो जाएगा बेसिकली आपका a sin k इंटू x2। अब मुझे फेज डिफरेंस निकालना है, तो फेज डिफरेंस का मतलब यही तो हुआ फेज, इसका ये फेज। तो जब मैं लिखूंगा कि फेज डिफरेंस बिटवीन द टू पार्टिकल क्या हो जाएगा, इसको अगर मैं डेल्टा फाई लिख दूं तो डेल्टा फाई की वैल्यू यही तो हो जाएगी के x2 माइनस के x1, या इसी को हम लिख सकते हैं के कॉमन ले लो तो के इंटू x2 माइनस x1 आ गया, है ना। और इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया कि भाई जो फेज डिफरेंस होता है वो हमेशा इक्वल होता है 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स के। इस डेल्टा एक्स को कई बार हम नाम दे देते हैं पाथ डिफरेंस का, जो कि आपके एसएचएम में एक दो क्वेश्चन के ऊपर आ रहे थे ऐसे। मैंने बोला था ना अभी नहीं पढ़ पाओगे आपसे, ये वेव में आएंगे, है ना। पाथ डिफरेंस का मतलब पोजीशन डिफरेंस, कि अगर एक x1 पोजीशन में है तो उसका फेज ये होगा, x2 पोजीशन में तो उसका फेज ये होगा, दोनों का डिफरेंस ही फेज डिफरेंस होता है। सर वो स्नैपशॉट वाला पॉइंट एक्सप्लेन कर सकते क्या स्नैपशॉट का मतलब, जैसे किसी चीज से अगर हम टाइम का इफेक्ट हटाना चाहते हैं तो क्या करना होगा, है ना। जैसे आप हैं? दौड़ टाइम जीरो। जैसे आप दौड़ रहे हो, है ना, दौड़ रहे हो मतलब 100 मीटर रेस दौड़ रहे हो। अगर मैंने आपका फोटोग्राफ ले लिया किसी पर्टिकुलर टाइम पे, तो आप जो आपका फिगर बनेगा उसमें टाइम नहीं रहेगा ना, तो आपको उस टाइम पे फोटोग्राफ आ गया। तो आपका हाथ की पोजीशन आ जाएगी कहाँ पे होगी दौड़ने के टाइम में, पैर की कहाँ पोजीशन होगी। तो किसी भी चीज़ से अगर हम टाइम के इफेक्ट को हटाना चाहते हैं तो उसका हम फोटोग्राफ ले लेंगे। तो आपको सर इस, उसको इंस्टेंटेनियस कंसिडर कर सकते हैं? हाँ इंस्टेंटेनियस बोल सकते हो, वही तो मैंने लिखा है एट एन इंस्टेंट, है ना, कि ग्राफ इज ए स्नैपशॉट ऑफ वेव एट एन इंस्टेंट। इसी इंस्टेंट पे जो स्नैपशॉट होगा वही आपका वाइस ग्राफ हो जाएगा, उस टाइम जो फोटोग्राफ होगा। ये चेंज भी हो सकता है, जैसे अभी ऐसा है कुछ टाइम के बाद अगली पोजीशन पे आ जाएगा ये। सर तो एक टाइम इंस्टेंट पे फिर इतनी सारी पोजीशंस कैसे हो जाएंगी, मतलब हर एक पार्टिकल जो है सबकी आपने पोजीशन को प्लॉट किया है क्या? हाँ सबकी प्लॉट की, एक पार्टिकल थोड़ी है, सारे पार्टिकल का है, ये अलग अलग पार्टिकल हैं। दिस इज नॉट द ग्राफ ऑफ ए सिंगल पार्टिकल, दिस इज द ग्राफ ऑफ ऑल पार्टिकल्स, है ना। कि जब भी हम डिस्प्लेसमेंट पोजीशन ग्राफ बनाएंगे तो ये सिंगल पार्टिकल का नहीं होता है, बल्कि बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं इसमें। तो सारे की पोजीशन फिक्स हो गई ना, यहाँ पे होगा ये। जैसे मुझे निकालना है, इसका फायदा ये होता है कि जैसे मुझे निकालना है कि बताओ, जैसे मैंने बोला है ये पूरा लैम्डा है तो इसका आधा लैम्डा बाई 2 हो जाएगा, इसका 1/4 लैम्डा बाई 4 हो जाएगा। मैंने बोला जहां पे x की वैल्यू लैम्डा बाई 8 है, फाइंड आउट द y कितना होगा। तो अगर आपको किसी पार्टिकल का पोजीशन पता है तो उसका हम y निकाल सकते हैं इससे। तो फोटोग्राफ में ही तो होगा कि फोटो खींच देंगे तो ये चीज़ ऐसी रह जाएगी। तो सारे पार्टिकल की x के साथ पोजीशन आ गई है, तो y कितना होगा तो मैं इससे निकाल लूंगा, यहाँ मैं वैल्यू पुट कर दूंगा कि y इक्वल टू हो जाएगा a sin k।
के की जगह पे अभी आपने बोला 2 पाई बाय लैम्डा पुट कर सकते हैं, और एक्स की जगह पे क्या आ गया बेसिकली आपका लैम्डा बाई 8 आ गया। लैम्डा बाई लैम्डा कैंसिल, वाई की वैल्यू a बाई रूट 2 आ गई। तो मतलब जहाँ पे एक्स की वैल्यू लैम्डा बाई 8 होगी वहाँ पे वाई की वैल्यू a बाई रूट 2 हो जाएगी। तो किसी भी पार्टिकल का, बहुत सारे पार्टिकल का एक ग्राफ होता है, मल्टीपल पार्टिकल, तो सबकी एक्स पता अगर है तो उसकी वाई भी कुछ होगी, तो एक्स और वाई के रिलेशन है। तो लेकिन वही चीज़ है, फंक्शन में तो दोनों एक साथ चीज़ आई है ना, तो एक को हटाना पड़ेगा। तो एक को हटाने के लिए सबसे आसान तरीका होता है कि टाइम इक्वल टू 0 आप चूज कर लो, है ना, कि टाइम इक्वल टू हम क्या करेंगे, 0 चूज करेंगे। हाँ एग्जाम्पल दिया मैंने कि भाई एक्स की वैल्यू अगर मैं इतनी पुट करूँ तो वाई कितना होगा। तो एक्स अगर मैं लैम्डा a बाई 8 ले लूँ तो यहाँ पे वाई की वैल्यू a बाई रूट 2 आ जाएगी। तो किसी भी पार्टिकल का अगर मुझे एक्स पता है तो हम उसको निकाल सकते हैं। और ये दो पार्टिकल हैं, एक x1 पे है, एक x2 पे है। दोनों एक्चुअली में तो ऑसिलेट ही कर रहे होंगे ना, तो दोनों का ऑसिलेशन का फेज होगा कुछ ना कुछ, तो उसका फेज डिफरेंस हमने इससे निकाल लिया कि अगर मुझे डेल्टा एक्स पता है तो इस फॉर्मूले से हम फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं, है ना। तो ये आ गया। ये तो मैंने पहला ग्राफ बनाया है, डिस्प्लेसमेंट पोजीशन ग्राफ। दिस इज फॉर मेनी पार्टिकल्स, फॉर मेनी पार्टिकल्स, एक सिंगल पार्टिकल नहीं है इसमें। तो यही चीज़ तो रेसनिक, हैलिडे, वॉकर की है, वहीं से इसकी थ्योरी आई हुई है ना। बेटा मैंने बोला जैसे कोई पार्टिकल एक्स पोजीशन पे था, तो एक्स पोजीशन पे होगा तो एक्चुअली में, मैंने तो फोटोग्राफ ले लिया है, एक्चुअली में तो ऑसिलेट कर रहा होगा ना। कोई x2 पे होगा, मैंने फोटोग्राफ लिया, एक्चुअली में ऑसिलेट कर रहा होगा। तो इसके ऑसिलेशन का फेज अलग अलग हो सकता है। फेज अलग होने का मतलब होता है कि हो सकता है कि एक एम्पलीट्यूड पे हो तो दूसरा उस इंस्टेंट पे हो सकता है कि मीन पोजीशन पे हो। तो मुझे निकालना है इसका फेज डिफरेंस कितना होगा। तो मैं एक वेव को लिखूंगा, जब ये x1 पे था तो उसका y1 था, x2 पे था तो ये y2 था। तो ये चीज़ें तो फेज होती है, साइन के अंदर जो एंगल होता है, तो इसका डिफरेंस ही फेज डिफरेंस हो जाएगा। फेज डिफरेंस आपने निकाल लिया। इसी के मैंने जनरलाइज एक फॉर्मूला लिख लिया कि कभी भी फेज डिफरेंस निकालना है तो 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स होता है। डेल्टा एक्स को हम पार्ट डिफरेंस बोलते हैं, या पोजीशन डिफरेंस भी आप बोल सकते हो इसे, पोजीशन डिफरेंस। तो एक फॉर्मूला हमने ड्राइव कर लिया यहीं से आपका कि भाई पार्ट डिफरेंस और फेज डिफरेंस में क्या रिलेशन होगा, है ना। ये आपका हाँ मतलब जैसे ये दोनों पार्टिकल, ये इन दोनों पार्टिकल का फेज सेम है ना, इसका सेम होगा क्योंकि एक साइकिल के बाद तो सेम चीज रिपीट होने लगती है ना, तो उसका सेम होगा। तो इस तरह से बात करते हैं। ये मैंने एक बनाया बस अभी, डिस्प्लेसमेंट पोजीशन ग्राफ। अब हम आएंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम के ऊपर, है ना। वो आसान है क्योंकि वो तो सिंगल पार्टिकल का ग्राफ हो जाएगा ना। नहीं, एम्पलीट्यूड सबका सेम होगा, एम्पलीट्यूड सेम होगा सबका। ये तो वाई है, ये जो ये शो हो रहा है ना, ये सारी चीजें ये वाई है, एम्पलीट्यूड थोड़ी है। अभी ये वाई पे था, लेकिन जब जिस टाइम पे ये यहाँ पे था, लेकिन जाएगा पूरा ये भी एम्पलीट्यूड तक है। हाँ, ये सबका एम्पलीट्यूड तो सेम ही रहता है। मतलब ये जो पार्टिकल था, ये इसका वाई ए के इक्वल है, लेकिन ऐसा नहीं कि इसका एम्पलीट्यूड कुछ कम होगा, ये भी ए तक जाएगा, लेकिन हो सकता है लेटर इंस्टेंट पे जाए, है ना। कि ये क्या हो सकता है बेसिकली आपके किसी लेटर इंस्टेंट पे जाए, है ना। कि ये जो चीज़ होगी लेटर इंस्टेंट पे ऐसा हो जाएगा। मैं बता देता हूँ आपको मैं, कि मान लो ये राइट वर्ड ट्रेवल कर रहा है ना, तो कुछ देर बाद जब हम फोटोग्राफ खींचेंगे इसका, है ना, तो ये अगर ये राइट वर्ड ट्रेवल कर रहा था ऐसे, तो हो सकता है कि ये जो चीज़ होगी ना, ये ऐसी बन जाए, ये ऐसा। आप समझ गए, किसी दूसरे इंस्टेंट में ये रेड लाइन बन गई आपकी, है ना। तो ये जो पार्टिकल था यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ गया, ये वाला पार्टिकल यहाँ से यहाँ चला गया। तो ये सारे ऑसिलेशन पोजीशन में है ना, तो हर इंस्टेंट में वो चेंज होते रहेंगे, है ना। तो हर इंस्टेंट में वो क्या होंगे बेसिकली आपके, चेंज होंगे। तो ये पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे मैंने ब्लॉक किया है। किसी अगले इंस्टेंट में ऐसा हो जाएगा वेव अगर ट्रेवल कर रहा है, उसके अगले इंस्टेंट में और भी आ जाएगा इस तरह से, है ना। तो इंस्टेंट के हिसाब से वो चेंज होता रहेगा, है ना। इंस्टेंट के हिसाब से वो क्या होगा बेसिकली आपका चेंज। वही तो मैंने बोला कि स्टार्टिंग की थ्योरी इसकी थोड़ी सी टिपिकल है। एक बार वो चीज़ आ जाए फिर बाकी के आगे तो एकदम आसान है ना। ये तो ट्रेवल कर रहा है ना, ये तो आपने एक फोटोग्राफ ले लिया, कुछ देर बाद दूसरा फोटोग्राफ लोगे, तो ये आगे जा चुका होगा।
पोजीशन सबकी चेंज होगी कोई पार्टिकल की, है ना। तो ये आपका वाई एक्स ग्राफ है ना। ऐसे ही हम जाते हैं, क्या सर एक्स बताओ बेटा। वैल्यू दिया जाएगा हमें क्वेश्चन, क्वेश्चन में एक्स का वैल्यू दिया जाएगा। हाँ एक्स की वैल्यू दिया जाएगा आपको कि भाई किस पोजीशन किसकी निकाल रहे हैं, या टाइम की वैल्यू भी दी होगी कि किस टाइम इंस्टेंट की हम बात कर रहे हैं, है ना। ये आपका वो बताऊंगा मैं जब क्वेश्चन आएंगे ना, तो आप समझ जाओगे। ये आपका अब एक ग्राफ में प्लॉट कर लेता हूँ फटाफट, जिससे कि ये चीज कंप्लीट हो जाए, है ना। है ना। अब हम बात करते हैं वाई वर्सेस टी ग्राफ की, है ना। वी कैन टॉक अबाउट द वाई टी ग्राफ। रेड ग्राफ जो है ना, वो लेटर इंस्टेंट पे सेम वेव का फोटोग्राफ है। रेड ग्राफ इज द फोटोग्राफ ऑफ द सेम वेव एट आफ्टर सम टाइम, है ना। कि वेव अगर आगे जा रही है तो उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी ना, तो उसका आफ्टर सम टाइम है, लेटर इंस्टेंट का फोटोग्राफ है। वाई एक्स ग्राफ फोटोग्राफी होता है, तो हर इंस्टेंट पे अलग अलग फोटोग्राफ आ सकता है। अब आ गया वाई वर्सेस टी ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, है ना। वाई टी ग्राफ, है ना। तो वाई टी ग्राफ में आपको एक्स कांस्टेंट रखना होगा, है ना। वी कीप एक्स कांस्टेंट, एक्स कांस्टेंट रखेंगे, प्रेफरेबली हम एक्स इक्वल टू 0 ले लेंगे, है ना। तो वाई टी ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करेगा, वाई टी ग्राफ रिप्रेजेंट SHM ऑफ ए सिंगल पार्टिकल। इसमें अब बहुत सारे पार्टिकल नहीं है, SHM ऑफ ए सिंगल पार्टिकल, है ना, एट पोजीशन एक्स, है ना। ये SHM ऑफ ए सिंगल पार्टिकल रिप्रेजेंट करता है किसी पोजीशन एक्स पे, है ना। तो जैसे आपने जो इक्वेशन लिखा था उसके अकॉर्डिंग आप लिख लोगे y इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो अगर मुझे y और t में रिलेशन चाहिए तो x वाले टर्म को गायब करना होगा, तो मैं x इक्वल टू 0 यहाँ पुट कर दूंगा, तो y इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा माइनस ए साइन ओमेगा टी, मतलब y वर्सेस t ग्राफ जो होगा माइनस साइन का हो जाएगा, है कि y वर्सेस t ग्राफ जो होगा ये किसका हो जाएगा, बेसिकली आपके माइनस साइन का, ये आपका ऐसा आ जाएगा। सर तो अब बहुत सारे पार्टिकल नहीं है, एक सिंगल पार्टिकल ही ऑसिलेट कर रहा है किसी पर्टिकुलर एक्स पोजीशन पे, और ये जो टाइम होगा एक साइकिल का, इसी को हम टाइम पीरियड बोलेंगे, ये आपका टाइम पीरियड होगा, है ना। तो एक सिंगल पार्टिकल का, जैसे आप सर है कि वेव में तो बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, वेट करो बेटा, वेव में तो बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, आपने क्या किया, इसको ऑरिजिन लिया और कोई एक्स चूज कर लिया है, एक्स आप 0 भी ले सकते थे, जैसे मैं तो 0 ले लेता हूँ। तो ये जो पार्टिकल होगा, अब बाकी पार्टिकल से मतलब नहीं है, ये पार्टिकल टाइम के साथ सिस्टम परफॉर्म करेगा ना, तो उसका ये ग्राफ है कि इसकी वाई जो टाइम के साथ चेंज होगी। तो वाई टी ग्राफ एक सिंगल पार्टिकल का होता है, वाई एक्स ग्राफ मेनी पार्टिकल्स का होता है। आप बताओ बेटा क्या पूछ रहे थे आप, है ना। कि दिस इज योर वी कीप एक्स कांस्टेंट, यहाँ मैंने पूरा लिखा नहीं है, इस ग्राफ में वी कीप एक्स कांस्टेंट, इसमें हम एक्स कांस्टेंट ले लेते हैं, कीप एक्स कांस्टेंट, प्रेफरेबली एक्स इक्वल टू 0 ले लेते हैं। ये तो एक SHM है, सिंपल सा ही है, इसमें तो कोई अलग से सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो ध्यान रखना हमेशा ग्राफ आप क्या ले रहे हो, वाई टी है वाई एक्स है, तो दोनों का मतलब अलग अलग होता है ना। दोनों का मतलब क्या होता है, बेसिकली आपका ये होता है। हाँ एक्स तो पोजीशन है, पोजीशन एक्स, वाई टी ग्राफ रिप्रेजेंट SHM ऑफ अ सिंगल पार्टिकल एट पोजीशन एक्स, कि भाई किसी भी पोजीशन एक्स पे एक पार्टिकल जब टाइम के साथ ऑसिलेट करेगा तो उसका वाई टाइम के साथ कैसे चेंज होगा, इसको रिप्रेजेंट करता है ना। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको ये थ्योरी डिस्कस की, एक क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको, उसके बाद क्लास ऑफ करेंगे, है ना। वैसे क्वेश्चंस तो और ज़्यादा भी हैं, लेकिन एक क्वेश्चन करेंगे।
है। तो जस्ट मैंने थोड़ी सी बेसिक्स बताई आपको, एक डेरिवेशन बच गया वो जरूर करवाऊंगा मैं आपको। तो भाई सबसे पहले सारी चीजें यहीं से तो स्टार्ट हुई है ना, यहाँ से, इस जगह से। ये कैसे आता है, इसी में तो अपने फंक्शन बोला, अगर वो हार्मोनिक होगा तो साइन आ गया, है ना। और इसी को मैंने इस फॉर्म में थोड़ा अच्छे से लिख दिया, वो कैसे डिराइव होता है विल एक्सप्लेन। फिर मैंने इसी के हिसाब से वाई एक्स और इसका ग्राफ बना दिया। ये थोड़ा सा डिफरेंट है चीजें। तो आई शेयर वन न्यूमेरिकल, उसको थोड़ा सा अटेंड कर लो, तो एटलीस्ट आपको ये फेज डिफरेंस वाला टर्म आ जाएगा, है ना। तो आई शेयर वन न्यूमेरिकल्स। अभी आपको किसी बुक से मत पढ़ना आप कुछ भी, नहीं तो अननेसरी अपने आप को कंफ्यूज कर लोगे, है ना। बस आप अभी आप मेजर टेस्ट की तैयारी करो, मेजर टेस्ट के बाद में फिर एडवाइस करूंगा आपको मैं कैसे करना है अपने मैकेनिकल वेव के लिए, है ना। यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये सब नहीं आएगा मेजर टेस्ट में? नहीं, ये नहीं आएगा मेजर टेस्ट में। मेजर टेस्ट में वेव कहाँ है, मेजर टेस्ट तो में तो एसएचएम सिर्फ आएगा। ये सब पूछा क्योंकि यूजुअली टीचर्स बोलते हैं कि एक वीक के पहले जो भी सिखाया वो सब आ सकता नहीं नहीं, सिलेबस में तो नहीं लिखा हुआ है। सर मेजर टेस्ट में कितने क्वेश्चंस न्यू होंगे और कितने ओल्ड होंगे? ये तो बेटा मैं सेट नहीं करता मेजर टेस्ट का पेपर, पहले से रखा होता है, आप कौन सा देते हैं मुझे पता नहीं, है ना। ये मैं बिल्कुल कमेंट नहीं कर सकता इसके ऊपर बेटा, अभी पता नहीं हैंग हो गया है थोड़ा सा। चलो कोई नहीं, ये हैंग हो, क्वेश्चन दिख नहीं रहा है। नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा आपको, है ना। तो दिस हैज बीन हैंग्ड, जो व्हाट्सएप है वो हैंग चल रहा है अभी, है ना। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतनी काफ़ी है। अभी जस्ट आप ये जो लेक्चर था इसकी थ्योरी बस एक बार देख लेना दोबारा, एंड डोंट फोकस, जब मेजर टेस्ट हो जाएगा उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, है ना। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय। सर आप एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखा देंगे? अभी दिखा रहा हूँ मैं, अभी दिखा रहा हूँ प्रीवियस। थैंक यू सर, बाय सर। अरे मैं प्रीवियस स्लाइड दिखा रहा हूँ, ये लिखो। सर वो आपने स्टार्टिंग में क्या लिखा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के नीचे? डिस्टेंस टाइम ग्राफ, सर सिर्फ ओके सर, ठीक है। वी कीप एक्स कांस्टेंट, एक्स इज इक्वल टू 0, और ये वाई टी है, ओके टी ग्राफ। वाई डिस्प्लेसमेंट होता है, टी टाइम होता है, यस, थैंक यू। है ना। क्या पड़ेगा, थैंक यू सर। सेकंड ग्राफ में कुछ नहीं लिखना है आपको, जस्ट मैंने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया कि भाई एक्स पोजीशन पे एक सिंगल पार्टिकल जो ऑसिलेट करेगा उसका ये ग्राफ है। ये ग्राफ नहीं है तो वेव है, दिस इज द वेव है, ये ग्राफ नहीं है। ग्राफ तो ये ऊपर जो बनाया मैंने, ये तो फिजिकल वेव को मैंने प्लॉट किया है यहाँ पे, लेकिन ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सिंगल पार्टिकल का ऑसिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। Yeah,